वेलकम बैक टू द चैनल यूपीएससी सी सेट टेस्ट नंबर 18। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस सीरीज़ के सभी टेस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, जब कीमतें बढ़ी तो एक ऑटोमोबाइल मालिक, कार थी उसके पास, पेट्रोल का मासिक खपत कम कर दी उसने। तो हमें बताया गया है कि कीमतें इस वे में बढ़ी हैं और जो खपत हुई है वो भी इस वे में कम हुई है। अगर इससे अगली जो कीमत बढ़ेगी वो 80 रुपये प्रति लीटर बढ़ेगी, तो हमें उसकी अपेक्षित खपत बतानी है, यहाँ पर कितनी होगी। यहाँ आ गया 80। देखिए, हम उसका पहले मासिक खर्च देखते हैं कितना आता था, और उस हिसाब से हम देख पाएंगे ना कि वो कितना खर्च कर रहा है या कितना कम कर रहा है डेली हर महीने का। तो पहले में निकालते हैं। पहले में कीमत थी 40 रुपये और मासिक खपत होती थी उसकी 60 रुपये। तो अगर हम टोटल खर्च निकालें उसका एक महीने का, कार चलाने का खर्च कितना होता था, 6 चौके 24 यानी 2400 रुपये। सही बात। अगला महीना देखते हैं 50 और 48। तो 5 × 8 = 40, 4 5 चौके भी, ये भी आया 2400 रुपये। इस महीने भी 2400। इस महीने में तीसरे महीने में निकाले तो 6 चौके 24, ये भी 2400। और अगर इस महीने में निकालें तो 75 और 32 की गुना करने पर भी आएगा 2400 रुपये। तो आप पैटर्न देख रहे हैं कि वो हर महीने 2400 रुपये ही खर्च कर रहा है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। कीमत जितनी भी हो उसे कुछ नहीं लेना देना, उसे 2400 रुपये खर्च करने हैं। अब की बार कीमत कितनी थी, 80 रुपये। तो हमें कितना उसका पेट्रोल निकालना है, खपत होगी, कितना खर्च कर पाएगा, 2400। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये, यह आ जाएगा 30 लीटर पेट्रोल अब की बार खर्च करेगा। ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न, आंकड़े दिए गए हैं, हमें विचार करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए पैटर्न देखते हैं। अगर यहाँ पर, तो यहाँ काले वाला उठकर इधर आ गया। देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, काले वाला उठकर इधर आ गया, सफ़ेद वाला इधर आ गया और ये डब्बा उधर गया। साथ में ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पर आ गया, फिर अगले में यहाँ आ गया और उससे अगले में यहाँ। यानी ये ट्रायंगल ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। और जो अंदर के हैं वो सब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये छोटे वाले। तो इसी क्रम में अगर हम देखें, ये यहाँ पर आ गया, इसमें यहाँ आ गया और उसमें यहाँ घूम के यहाँ चला गया अगले में। तो अगले में ये काले वाला कहाँ उठ के आएगा, यहाँ पर। तो यानी हमारा नीचे आ जाएगा काले वाला। ये वाला उठकर यहाँ जाएगा तो इधर आ जाएगा ये सर्कल, और ये डब्बा आ जाएगा इधर। तो हम इधर डब्बा बना देंगे। ये तो हुआ हमारा सिर्फ इनका देखने का। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन छांटने की कोशिश करें तो कौन सा छटता है, बी हमारा कैंसिल हो जाता है, ए सी और डी में से कोई एक होगा। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, त्रिभुज को। त्रिभुज यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ गया। तो अगले में यहाँ से ऊपर जाएगा। त्रिभुज अगर पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर नीचे, फिर साइड में और अब ऊपर जाएगा। तो यानी त्रिभुज यहाँ यहाँ कहीं आएगा। तो ऊपर त्रिभुज किसके है, यहाँ नहीं है, ये तो पहले ही कट गया था। ए और सी में से हमारा आंसर होगा। अब हमें देखना है त्रिभुज का मुंह ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो त्रिभुज का मुंह देखिए, पहले ऊपर था, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब की बार आएगा नीचे। अब की बार अगर नीचे की तरफ त्रिभुज का मुंह आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लास्ट बारी अगर हम देखें तो त्रिभुज का मुंह नीचे था, अब की बार त्रिभुज का मुंह ऊपर होगा। त्रिभुज का मुंह ऊपर यहाँ पर है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के निशान पर बताना है क्या आएगा। देखिए हमें पैटर्न फॉलो करना है। 3 और 6 यानी 3 दूनी 6, यहाँ पर हुआ 2 से गुना। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 से गुना हुआ। 8 और 56, 8 7 56, यहाँ पर हुआ 7 से। आप पैटर्न पकड़ना। 10 और 90, 10 निमा 90, 9 से। 2 और 2, 2 को 2 अगर 2 आया तो किससे गुना हुई होगी, 1 से। यहाँ पर देखिए 1 का 0 बन गया, यानी 1 की गुना हुई 0 से। आप देख रहे हैं पैटर्न, 3 की गुना 2 से 1 कम, 8 की गुना 7 से 1 कम, 9 की गुना 10 की गुना 9 से 1 कम, 2 की गुना 1 से 1 कम। तो यहाँ ऐसा क्या लाएं कि 20 आए। यहाँ पर ऐसा क्या लाएं जिसके कम वाले से गुना करने पर 20 आए। देखिए 5 होगा, अगर 5 आया तो 5 की गुना उसके 1 कम से करेंगे, यानी 4 से। 5 चौका 20, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा 5।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। श्रृंखला, दोबारा से श्रृंखला का प्रश्न है। एक्स के स्थान पर हमें बताना है क्या आएगा। ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए 7x, 7 के बाद x आया, x के बाद 21 है, 7x, 21, 31 और 43। देखिए हमें अगर इनका अंतर ज्ञात करें तो इनके बीच का अंतर है 10, इनके बीच का अंतर है 12, ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ पर हमें निकालना है क्या क्या अंतर हो सकता है। देखिए 10, 12, 2 का अंतर आ रहा है 10 और 12 में। अगर हम यहाँ पर भी 2 कम लें तो 2 कम क्या होगा, 8, 8 यानी 21 में से अगर 8 घटाएं तो यहाँ आना चाहिए 13। और अगर यहाँ 13 आया तो क्या यहाँ पर जो अंतर है वो 6 बन रहा है? जी हाँ। तो ये आ गया पैटर्न, देखिए 6, 8, 10 और 12 का अंतर था, एक 2 2 बढ़ रहे थे, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 13 आएगा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां। देखिए ये आकृति दी गई है, ये वाली, हमें बताना है कि कौन इनको मिलाकर कौन सी आकृति इनमें से बन जाएगी। देखिए ये जो है ये एक रेक्टेंगल है 90 डिग्री के कोण वाला, और यहाँ पर जो है ये पैरेललोग्राम है। तो ये ऐसी शेप तो है ही नहीं हमारे पास, ऐसी वाली शेप, यानी ये तो होगा ही नहीं। और सेम ऐसे टेढ़े वाली शेप भी नहीं है हमारे पास, तो सीधी वाली शेप है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये क्या शेप है, बीच वाली शेप है ऐसी ऐसी, फिर ऐसी और ऐसी, ये भी नहीं होगा। जी हाँ, डी हमारा बन सकता है अगर हम इससे बनाएं। अगर हम इनको ऐसे कर दें, लेटा दें, इन दोनों को लेटा दिया, और एक ये वाला इस साइड लगा दें ऐसे, और ये वाला लगा दें इस साइड ऐसे, तो हमारी डी वो बन जाएगी चित्र। छठा प्रश्न, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने 8 प्रश्न का प्रयास किया, 8 प्रश्न उसने अटैम्प्ट किए, प्रत्येक प्रश्न में 50% उसने अंक प्राप्त किए। हम देखते हैं पहले कितने अंक प्राप्त किए होंगे। देखिए 8 प्रश्न किए थे, 50% प्राप्त किए, यानी उसको 4 प्रश्नों के बराबर नंबर मिले। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। 8 प्रश्न किए थे, 50% नंबर आए, यानी 50% का मतलब है, मान लीजिए अगर 8 प्रश्न 10 नंबर का एक प्रश्न था, तो यानी कितने नंबर के बने, 80 नंबर के प्रश्न बने, 50% उसको नंबर मिले, यानी यहाँ से कितने, 40। तो 40 कितने प्रश्नों का नंबर है, 4 प्रश्नों के, क्योंकि एक 10 नंबर का प्रश्न था। तो ऐसे ही हमने किया, 8 प्रश्न किए थे, 50% नंबर लिए, यानी उसको 4 प्रश्नों जितनी नंबर मिले। यदि उसे परीक्षण में कुल 40% प्राप्त हुए तो हमें बताना है कि कुल कितने प्रश्न थे सभी अंकों के समान। अगर अंक समान है तो कितने प्रश्न टोटल थे। देखिए वो हमने पहले की वीडियो में ऐसे प्रश्न किए हैं, यहाँ आएगा कि 40% जो है वो किसके इक्वल है, 4 प्रश्नों के। हमें टोटल प्रश्न निकालने हैं तो यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, और हमें टोटल निकालने हैं तो 100% होगा, 100% होगा 4/40 गुना 100, तो ये कट जाएगा 10 से, और ये आएगा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 10 प्रश्न थे उस पेपर में, जिसमें से उसने 8 किए, 50% अंक प्राप्त कर 4 प्रश्नों के बराबर अंक प्राप्त हुए, और वो 4 प्रश्नों के बराबर अंक जो थे वो 40% थे टोटल के, और ये इसका यूज़ करके हमने आंसर निकाल लिया। 7वां प्रश्न, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी है, माता की आयु उसके पुत्र की आयु के 8 गुनी है, और पिता और माता की आयु का योग 51 है। हमें बेटे की उम्र बतानी। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पुत्र, यहाँ पर पिता, और यहाँ पर माता। हमें पुत्र की आयु निकालनी है, तो हम उसे x मान लेते हैं, x ही। यहाँ कहा गया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 9 गुना है, 9 गुना करेंगे तो 9x हो जाएगी, सिंपल मैथ। माता की आयु पुत्र की आयु के 8 गुना है, तो अगर हम इसको 8 गुना करें तो 8x आ जाएगी, अगर पुत्र की आयु x थी। साथ में एक और इक्वेशन दी है हमें, पिता और माता की आयु का योग है जो वो 51 है। पिता की आयु कितनी थी, 9x प्लस माता की आयु 8x इज इक्वल टू 51। यहाँ पर आ जाएगा 9 और 8 17, x इज इक्वल टू 51। x की वैल्यू आ जाएगी 51/17, यानी 3, 17 तिया 51, तो x की वैल्यू आ गई 3। x हमारा क्या था, पुत्र था,
एक्स पुत्र की आयु थी, यानी पुत्र की हमें निकालनी थी बेटे की, तो हमारी 3 साल आ जाएगी। डी आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न, 4 व्यक्ति ABCD, दो दो विवाहित जोड़े मिलकर एक समूह बनाते हैं। ABCD में से 2 विवाहित जोड़े हैं। दोनों महिलाएं अपने पतियों से छोटी हैं, यानी जो पति हैं उनकी लंबाई महिलाओं से यानी बीवियों से ज़्यादा है। ए चारों में सबसे लंबा है। अगर मैं ए का ग्राफ बना लूँ, यहाँ पर ए सबसे लंबा है, यहाँ पर बी आएगा, सी या डी कोई भी आ जाए, मतलब ये सबसे बड़ा है। जो सी है वो बी से लंबा है। यहाँ पर एक और दी कि जो सी, अगर हम यहाँ पर सी बनाएं और यहाँ पर अगर हम बी बनाएं, ये सी हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि सी बी से लंबा है और ए सबसे लंबा है। ठीक है, डी जो है वो बी का भाई है। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो डी है वो लड़का है, वो मेल है। यानी डी अगर मेल है, देखिए इसमें एक लाइन कही गई थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो महिलाएं हैं ना, यानी जो फीमेल है ना, वो अपने पतियों से छोटी हैं। यानी जो मेल हैं, एक मिनट, जो मेल हैं उनकी हाइट जितनी भी फीमेल हैं उनसे ज़्यादा है। एक ए की तो हमें पता चल गई, ए सबसे बड़ा है, तो यानी ए मेल है। ये फीमेल हो ही नहीं सकती इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि मेल हमेशा बड़ा रहेगा। तो ए मेल हमें पता चल गया। 2 विवाहित जोड़े थे, एक हमें पता चल गया ए मर्द है, तो इनमें से हमें निकालना कौन सा मर्द होगा। अब हमें यहाँ पता चल गया कि डी भी एक मर्द है, क्योंकि वो बी का भाई है, यानी डी मर्द है। डी मर्द हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मर्दों की हाइट के बारे में कुछ नहीं दिया गया आपस में, लेकिन उनको ये पता है कि उनकी महिलाओं से जो हाइट है वो ज़्यादा है। यानी डी की हाइट जो है वो सी और बी इन दोनों से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर ए और डी मर्द हैं तो पक्का सी और बी क्या हैं, महिलाएं हैं। ये क्या है, महिलाएं। और महिलाओं की जो हाइट थी वो पुरुषों से कम थी। यहाँ देख लीजिए, महिला की हाइट यहाँ से ए से भी कम है, बी की भी कम है, और इधर डी से भी, दोनों की कम है। तो हमने कोई भी जो वो है हमारे पास कंडीशन है, कोई भी वॉयलेट नहीं की। हमें सही कथन नहीं है, कौन सा गलत कथन हमें बताना है। चारों के पारिवारिक संबंध हैं, ये हम उनके संबंधों के बारे में नहीं बता सकते। बी जो है वो चारों में सबसे छोटा है। देखिए बी चारों में सबसे छोटा है। देखिए यहाँ बताया, दिख रहा है साफ कि बी सब में छोटा है। ए और डी तो बड़े हैं क्योंकि मर्द हैं। यहाँ से बता दिया था सी बी से लंबा है, सी बी से लंबा हो गया, तो बी सबसे छोटा हो गया। तो ये हमारी सही हो गई, हमें गलत बतानी है। सी जो है वो डी से लंबा है, जी नहीं, सी जो है वो डी से छोटा है, क्योंकि डी है मर्द और सी है महिला। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये गलत है। ए बी का पति है, जी हाँ, ए बी का पति हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आदमी था, उसके परिवार में इतने लोग हैं, एक पत्नी है, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। ठीक है, बेटियों को एक दावत में आमंत्रित कर दिया, बेटियां चली गई दावत पर, और जो परिवार के जितने पुरुष सदस्य हैं वो चले गए पिकनिक पर। ठीक है, और जो व्यक्ति के पिता भी हैं एक, उनके बारे में यहाँ नहीं बताया गया था, लेकिन बताया गया पिता जो है वो काम से अभी तक लौटे ही नहीं है। तो हमें बताना है कि घर पर कौन है, घर पर कौन होगा, डेफिनेटली हमें बताना है कि घर पर केवल पुरुष की पत्नी बची। जी हाँ, यही हमारा आंसर है ए। हम ऐसे कैसा कह सकते हैं, चलिए हम इसकी पुष्टि करते हैं। देखिए उसके परिवार में कौन कौन थे, एक पत्नी, 2 बेटे, 2 बेटे, 2 बेटियां, 2 पुत्रियां, और वह खुद, वह आदमी, और उसके जो पिता थे वो तो काम पर गए हैं, वो तो लौटे ही नहीं हैं। तो ये हैं, देखिए बेटियां जो हैं दावत पर चली गई, ये जो 2 पुत्रियां थी वो अब घर पर नहीं है, वो बाहर हैं। परिवार के जो पुरुष सदस्य थे, पुरुष कौन कौन थे, 2 बेटे और वह खुद आदमी पिकनिक चले गए, ये भी चले गए बाहर, ये भी नहीं बचे। लेकिन पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्नी घर पर थी। अगला ऑप्शन देखते हैं हम। यह संभावना है कि आदमी की पत्नी घर पर चली गई। कहाँ चली गई, कहाँ से, वह तो बाहर ही नहीं गई थी, ये गलत। घर पर कोई नहीं बचा, जी नहीं। एक से अधिक व्यक्ति घर पर रह रहे हैं, यह भी नहीं होगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप
जो वीडियो की जो स्पीड है ना उसको 0.5 करके देख लेना प्लीज़। क्षमा चाहता हूँ मैं अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ। नरेश ने जब से मेडिटेशन शुरू किया, गीता बोलती है, गीता का कथन है, नरेश ने जब से मेडिटेशन शुरू किया वह एक बेहतर मुक्केबाज बन गया। यह सुनकर राधा बोली, असंभव, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुक्केबाज की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? उसकी आक्रामकता। अब हमें इन कथन से राधा का विश्वास दिखाना है कि राधा क्या मानती है, उसका क्या विश्वास है। ए, ध्यान व्यक्ति को कम आक्रामक बनाता है, हो सकता है। देखिए ए ही हमारा आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ए हमें दिख रहा है। देखिए गीता ने जैसे ही मेडिटेशन की बात की, ध्यान की बात की, यहाँ पर उसने किस किस की बात की? ध्यान की बात की और एक बेहतर मुक्केबाज बन गया इसकी बात की। और यह सुनते ही राधा ने कहा असंभव, यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक मुक्केबाज की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति आक्रामकता है। उसने एकदम से आक्रामकता, उसका दिमाग जो है वो एकदम से आक्रामकता पर गया मेडिटेशन सुनते ही। उसका मानना है कि अगर कोई मेडिटेशन करेगा तो उसकी आक्रामकता कम हो जाएगी। ध्यान व्यक्ति को कम आक्रामक बनाता है, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि राधा ने मेडिटेशन का नाम सुनते ही कहा कि वो तो मुक्केबाज बन ही नहीं सकता नरेश, क्योंकि उस आक्रामकता कम हो जाएगी, उसकी महत्वपूर्ण संपत्ति है आक्रामकता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी देखते हैं, ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी नहीं, नरेश पहले एक खराब मुक्केबाज था। नहीं, पहले की तो बात ही नहीं हुई। ध्यान को नहीं, नरेश को ध्यान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वह मुक्केबाज है। तीनों ऑप्शन तो बहुत ही बेकार थे, ए हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।